हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र के हम बहुविकल्पी यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की बात कर रहे हैं और लॉन्ग प्रश्नों को हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, जिन भी फ्रेंड्स ने लॉन्ग प्रश्न नहीं देखे हैं वो वीडियो को जाइए और देखिएगा उनको भी। ठीक है, क्योंकि देखिए, जितना ही बहुविकल्पी आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, उससे ही ज़्यादा आपके जो लॉन्ग प्रश्न है वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि ये आपके सॉलिड नंबर रखते हैं और वो जो है आपके नंबर कट भी सकते हैं ना, वो आपके लिखने के ऊपर है, कितना बेहतरीन तरीके से आप उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, उन्हें नहीं देखा है उन्हें भी देखिए और देखिए, उन्हें देखने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एक बार में अगर आपने लॉन्ग पढ़ लिया तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे के सारे लॉन्ग प्रश्नों से ही क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से पढ़ने की शर्त यही है कि आपको ध्यान से पढ़ना होगा और वीडियो एक बार देखने के बाद उसे रिवाइज करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। ठीक है, देखते हैं इस क्रम में। इससे पहले के जो प्रश्न हैं उन्हें बात कर चुके हैं हम पहले ही। ये आपकी 4th यूनिट है। ठीक है, 3 यूनिट के हम प्रश्नों को पहले देख चुके हैं, ये तो आपकी 4th यूनिट है। इसमें देखते हैं इन प्रश्नों को। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो पहला ही प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे और फिर हमने आराम से लगाते हुए भी चलेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हम देख रहे हैं और प्रश्न संख्या फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, पहला ही प्रश्न जो है आपसे पूछना चाह रहा है क्या पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के, ठीक है, इटली के किस नगर से माना जाता है। यानी पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, इटली से। पहली बात तो आपको ये पता चल गई। इटली के भी कौन से नगर से हो रहा है, मेडोना नगर से होता है या फिर जॉनसन नगर से होता है या फ्लोरेंस गांव से या फिर फ्लोरेंस नगर से। तो अगर बात कर ले पुनर्जागरण का प्रारंभ, तो इटली के जो फ्लोरेंस नगर है यहाँ से होता है। ठीक है, यानी कि आपका प्रश्न का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा पहले का। ठीक है दोस्तों, सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब अगर नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़े हम, तो प्रश्न संख्या सेकंड कह रहा है आपसे पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का अग्रदूत यानी कि जो सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति जो उसे आगे बढ़ाया, इसे उसे अग्रदूत कहा जाता है। कौन है अग्रदूत पुनर्जागरण का, तो बात कर लेंगे कि आपके पेट्रॉक है या फिर चर्चिल होता है, दांते होता है या कॉमरेड होता है। तो अगर इसके अग्रदूत की बात करेंगे तो दांते को, है ना, दांत जो है हमेशा आगे रहते हैं, तो दांते, है ना, दांते पुनर्जागरण के अग्रदूत, दांत हमेशा आगे रहते हैं तो दांते अग्रदूत हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे याद रखेंगे। आइए अगले बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या थर्ड। ठीक है, तीसरा प्रश्न, सेकंड को हम देख चुके हैं, तीसरे की बात करेंगे। क्या पूछ रहा है ये आपसे, आधुनिक विश्व का, ठीक है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है। ठीक है, आधुनिक विश्व है, इसका प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्रश्न संख्या तीसरा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। क्या चाणक्य को माना जाता है, आधुनिक विश्व की बात हो रही है, नहीं। आगे बात करें, मैकियावेली, विष्णुगुप्त, नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है, सिसरो। अब आपको इन दोनों में 50-50 दिख रही होगी, 50-50 चांस। जो व्यक्ति जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा तो एलिमिनेट करके भी लगा सकता है, लेकिन वही है कि एक बार पढ़ा हुआ तो होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में भूल जाएंगे तो एलिमिनेट लगा करके लगा सकते हैं, छोड़ने से तो अच्छा है कि आप एलिमिनेशन लगा के कर दें, जैसा भी हो। लेकिन अगर यहाँ पर बात कर ले हम डायरेक्टली, तो कौन होगा, तो आपके मैकियावेली जो है ये हो जाएगा। ठीक है, मैकियावेली इज अ राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करें, द लास्ट जजमेंट। ठीक है, क्या द लास्ट जजमेंट एंड द कॉल ऑफ मैन, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है, द लास्ट जजमेंट एंड द कॉल ऑफ मैन, ये किसकी कृति है। ठीक है, माइकल एंजेलो, माइकल डोमिस, माइकल फेराडे या फिर माइकल फेलिप्स। ठीक है, किसकी हो जाएगी, बात कर लें क्या चीज, ध्यान से समझेंगे इसे, क्या है ये, द लास्ट जजमेंट एंड द कॉल ऑफ मैन, माइकल डोमिस, माइकल फेलिप्स, माइकल फेराडे या फिर माइकल एंजेलो। तो ये एंजेलो, ठीक है, एंजेलो याद रखेंगे। माइकल माइकल याद करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें भी माइकल दिखाई दे रहा है, इसमें भी माइकल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी माइकल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी माइकल। अगर आप केवल इतना ही याद करके जाएंगे माइकल, है ना, शॉर्ट में इतना से याद करके जाएंगे तो आप एग्जाम में मात खा जाएंगे। ठीक है, तो पूरा नाम याद रखेंगे, कौन, माइकल एंजेलो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। ये आपसे पूछना चाह रहा है पांचवा प्रश्न कि
इंग्लैंड के लेखक, ठीक है, इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर जो हैं, टॉमस मूर ने अपनी किस पुस्तक में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया था, ठीक है, किस में किया है? कौन? इंग्लैंड के जो फेमस लेखक टॉमस मूर हैं। यूटोरिया, ध्यान से देखेंगे, यूटोरिया, ये है यूटोकिया और ये है यूटोपिया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस में किया है, कहाँ पर किया अपनी पुस्तक में आदर्श समाज का चित्रण? तो कौन लेखा? टॉमस मूर ने। किसने किया है? यूटोपिया, ठीक है, यूटोपिया इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। अब प्रश्न जो है आपका 6 आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। इसके विकल्प जो है आपको दिख रहे होंगे। अगर इसे थोड़ा जूम करके देखता हूँ, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, अगर ठीक हो जाए तो फिर प्रश्न कट जाएगा। चलिए इतना समझ लेंगे, है ना। अब थोड़ा देखने में ठीक लग रहा होगा। चलिए यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, इससे अच्छा तो, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपका ऑप्शन ए कौन है? मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका श्री मिक्स, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बी क्या है? कॉपरनिकस, ठीक है, बी जो है आपका कॉपरनिकस, ठीक है, कॉपरनिकस हो जाएगा। और अगला आपका हो जाएगा रोजर बेकन, ठीक है, ऑप्शन डी जो है रोजर बेकन, ठीक है। ये आपके चारों के चारों ऑप्शन हो गए, ठीक है, चारों के चारों आपके ऑप्शन ही गए। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, देख लेंगे ध्यान से। प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन किसने किया था, ठीक है। यानी पृथ्वी जो है सौर मंडल का केंद्र नहीं है, ये किसने कहा था, या फिर पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन किसने कहा था, यानी इसको किसने नकारा था, इस कथन को किसने नकार दिया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं किसने देखा था ये। तो इसकी बात करेंगे, मार्टिन लूथर होगा, कॉपरनिकस होगा, और आपका श्रीमिक्स होगा, या फिर आपका रोजर बेकन होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कॉपरनिकस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ भी दिए गए हैं, ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पर दिया गया, ये है, यहाँ भी दिए गए हैं, बट यहाँ पर थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा था। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 7। तो 7 प्रश्न को देख लेते हैं, थोड़ा जूम इन करेंगे, इसके बाद देखेंगे इसे। प्रश्न संख्या 7 ये, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन सी सदी में हुई थी, किस सदी में हुई है धर्म सुधार आंदोलन की? 16वीं सदी में हुई है, 17वीं सदी में हुई है, 18वीं सदी में, या फिर 19वीं सदी में, ठीक है, किस सदी में हुई है? तो अगर इसकी बात कर लेंगे धर्म सुधार आंदोलन की, तो 16वीं जो सदी है आपकी, ठीक है, 16वीं सेंचुरी में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है धर्म सुधार आंदोलन की, ठीक है फ्रेंड्स। धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है कहां पर होती है आपकी? 16वीं सदी में होती है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, ठीक है, 8वां प्रश्न जो है आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इसकी फीलिंग को समझेंगे, ठीक है। 8वें प्रश्न को आपसे क्या पूछना चाह रहा है जानेंगे दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। आइए शुरू करते हैं 8वां प्रश्न। ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है दांते के बाद, ठीक है, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का श्रेय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, ठीक है। दांते के बाद जो पुनर्जागरण की भावना को श्रेय दे रहा था, सबसे पहले दांते ने दिया था, कौन था? पेट्रॉक होगा आपका, या फिर फ्लेट्रॉक, ठीक है, कौन? फ्लेट्रॉक होगा, मेट्रॉक होगा, या सेट्रॉक होगा। अब दोस्तों आपको
क्या होता है, कई बार हम प्रश्नों को जब याद करते हैं या तो शुरू का या लास्ट का याद रख लेते हैं, तो कई बार चीज़ें क्या होती है, हमें बस ट्रॉक याद रह जाता है। अब ऐसे प्रश्न होते हैं इसमें हमें केवल, अगर आपको केवल ट्रॉक याद रहेगा तो आप कैसे लगाएंगे इसे, कि पेट्रॉक लगाएंगे, फ्लैट्रॉक लगाएंगे, सेट्रॉक लगाएंगे या मेट्रॉक लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसमें पेट्रॉक होगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है पेट्रॉक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगर नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़े हम, अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रहा है, तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि पुनर्जागरण काल की सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे, ठीक है। पुनर्जागरण काल में जो थे सबसे बेस्ट, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे बेस्ट निबंधकार कौन थे, आपका ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं ये, दा विंची, ठीक है, दा विंची बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं ये, ठीक है। आगे बात करें, लियोनार्डो दा विंची आपके, और या फिर फ्रांसिस बेकन, ठीक है, फ्रांसिस बेकन हो जाएंगे, या फिर माइकल एंजेलो हो जाएंगे, या थॉमस मूर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे। तो दोस्तों लियोनार्डो दा विंची की बात करें, ये जो व्यक्ति हैं ये क्या हैं, ये वास्तुकार है ना, ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, फ्रांसिस बेकन हो जाएंगे, ठीक है, फ्रांसिस बेकन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करें थॉमस मूर, ठीक है, थॉमस मूर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। थॉमस मूर ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। थॉमस मूर की पुस्तक का नाम पूछ रहा है, कौन सी हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। थॉमस मूर की पुस्तक है, यूरोपिया होगी आपकी, और कौन सी, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी नहीं, डिवाइन कॉमेडी होगा, डिवाइन कॉमेडी, या फिर द प्रिंस, या डे कामरान, ठीक है, डे कामरान। तो बात कर लें तो इसका क्या हो जाएगा, थॉमस मूर के द्वारा लिखित कौन सा हो जाएगा, यूरोपिया, ठीक है, यूरोपिया इनकी जगह फेमस पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। और लियोनार्डो दा विंची की बात करेंगे तो ये आपके किस क्षेत्र से आर्टिस्ट हो जाएंगे। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 11, आइए समझते हैं प्रश्न संख्या 11 आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किस क्षेत्र में पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, नृत्य कला में पड़ा था, चित्रकला में पड़ा था, संगीत कला में पड़ा था, या स्थापत्य कला में। तो पुनर्जागरण का जो सर्वाधिक प्रभाव है चित्रकला, ठीक है, चित्रकला में यानी आर्ट में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, या इटली में। अब दोस्तों इसका आंसर आप सभी देखते ही फटाफट से लगा देंगे, है ना, क्योंकि पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ होता है, इटली में, हमने पहले पिछली कक्षा में देखा था, ठीक है, इटली में होता है। आइए अगली बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13, ठीक है, 13वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, बिल्कुल, वेरी गुड। आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो लियोनार्डो दा विंची एक थे, क्या थे, लियोनार्डो दा विंची कौन थे, एक है ना, कौन थे लियोनार्डो दा विंची। मैंने आपको क्या बताया था, एक आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट को क्या कहा जाता है, चित्रकार कहा जाता है। तो मूर्तिकार, लेखक, दार्शनिक, या फिर चित्रकार, ठीक है, आर्टिस्ट होते हैं कौन, चित्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया था, इनकी आर्ट बहुत ज्यादा फेमस है, कौन, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। आएंगे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर आए, प्रश्न संख्या 14, ठीक है, 14 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से समझेंगे, ओके। चलिए प्रश्न संख्या कौन सा है, 14। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी धर्म सुधार आंदोलन जो है उसके भोर का तारा है, प्रातःकाल सुबह का तारा किसे कहा जाता है, प्रातः तारा जॉन विक्लिक दांते को कहा जाता है, लियोनार्डो दा विंची को कहा जाता है, या फिर राम समूर को, ठीक है, या फिर राम समूर को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, क्या चीज, प्रातः काल का तारा किसे कहा जाता है, किसका, धर्म सुधार आंदोलन का, तो जॉन विक्लिक जो है आपके, इन्हें कहा जाता है, किसको, जॉन विक्लिक को। अगली बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि नव जागरण आंदोलन, ठीक है, जिसे रेनेसा कहा जाता है, नव जागरण आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, क्या है इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, नव जागरण आंदोलन का, मानववाद है, मार्क्सवाद है, समाजवाद है, या फिर संस्थानवाद है, ठीक है, या फिर आपका संस्थानवाद है, किसका, नव जागरण आंदोलन, पुनर्जागरण नहीं, नव जागरण आंदोलन की बात हो रही है। नव जागरण की बात करेगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, समाजवाद, है ना, समाजवाद इज अ राइट आंसर, ठीक है, नहीं मानववाद होगा, ये नहीं होगा, समाजवाद नहीं होगा, संस्थानवाद भी नहीं होगा, मार्क्सवाद भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा,
मानववाद होगा। ठीक है, नव जागरण की बात होगी तो मानववाद होगा। याद रखेंगे, नव जागरण की जब जब बात होगी तब क्या होगा, मानववाद इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 16। ठीक है, समझते हैं इसको। 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है कि कौन पुनर्जागरण के संबंध में, ठीक है, कौन जो है पुनर्जागरण के संबंध में सही है। ठीक है, कौन पुनर्जागरण के संबंध में सही है, प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं कि पुनर्जागरण के संबंध में किसका मत ठीक है, कौन सही है। अधिकांश पुनर्जागरण कला का विषय धार्मिक था, ये पॉइंट सही है भाई। क्या कि अधिकांश पुनर्जागरण कला का विषय जो है धार्मिक था, बिल्कुल सही बात है। अगले की बात करें तो पुनर्जागरण के दौरान चित्रकला एक कला शैली के रूप में उभरी थी, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा था लियोनार्डो दा विंची है ना, एक चित्रकला है, चित्रकारी है, ठीक है, आर्टिस्ट हैं, यहाँ पर देखा था आपने। यह धर्म के लिए प्रतिरोधी नहीं था, यानी धर्म के प्रतिरोधी मतलब अपोजिट, विरोधी नहीं था, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही है। तो अगला ऑप्शन कौन सा, डी, उपयुक्त सभी, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, समझेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, तो ये अंक संख्या प्रस्तुतता आपसे कह रहा है कि रेजिनेंस, ठीक है, रेजिनेंस यानी पुनर्जागरण, जिसका अर्थ होता है लैटिन भाषा का एक फ्रांसीसी शब्द है। कैसा है, रेजिनेंस जो है एक लैटिन भाषा का एक फ्रांसीसी शब्द है। अब जिसका अर्थ क्या होता है, अगर आप इसे री का तोड़ेंगे, री और आपका नेसेंस, री और नेसेंस को अलग अलग कर देंगे तो इनका अलग अलग अर्थ क्या होता है। अब री का मतलब आपको पता ही है, री का मतलब क्या होता है, दोबारा, पुनः या फिर, ठीक है, दोबारा, पुनः या फिर। री का मतलब सभी को पता है क्या होता है, दोबारा या फिर पुनः, या फिर इसे ही क्या कहते हैं, फिर कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कह देते हैं, आपको पता ही है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पुनर्जागरण, यानी कि पुनर् मतलब दोबारा, जागरण का मतलब, अगर जागरण की मतलब दोबारा जन्म लेना, ठीक है, किसी चीज का पुनर्जागरण मतलब कि दोबारा जन्म लेना। ठीक है, तो जन्म से यहाँ पर रिलेट कर लेंगे तो भाई लगा देंगे आंसर कौन सा, पुनः मतलब फिर या दोबारा। ठीक है, पुनः, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए कहाँ मिल रहा है, फिर जन्म, फिर ये नहीं होगा, पुराना अवधि तो हो ही नहीं सकता, नया का तो नाम ही नहीं आता है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, फिर जन्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, री का मतलब फिर और नेसेंस का मतलब क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट प्रश्न पर आए तो नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, ये 18 प्रश्न, ठीक है, 18वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि पुनर्जागरण के रूप में जाने जाने वाला महान आंदोलन यूरोप में कब प्रारंभ हुआ। ध्यान से देखेंगे कि जो पुनर्जागरण से जाने जाने वाला कौन था आपका महान आंदोलन, ठीक है, एक महान आंदोलन था आपका पुनर्जागरण, ये यूरोप में कब प्रारंभ होता है, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए दोस्तों देखते हैं कब प्रारंभ होता है यूरोप में। तो इसकी बात करेंगे, यूरोप में कब प्रारंभ हो रहा है, क्या आपका 1345 में हो रहा है, या फिर 1456 में हो रहा है, एक और, या फिर आपका 1555 1555 में हो रहा है, या फिर 1453, ठीक है, 1453 में हो रहा है। कब हो रहा है ये, तो पुनर्जागरण ये जो है ये आंदोलन कब शुरू होता है, तो आप कहेंगे 1453 में। ठीक है, कहाँ पर होता है, इटली में होता है, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है प्रेम गीत, एक प्रेम गीत है जिसका नाम है लौरा। ठीक है, क्या नाम है, लौरा। लौरा एक प्रेम गीत है, यह किसने लिखा था, पेट्रॉक ने लिखा है, जॉन मिल्टन ने लिखा है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, या फिर दांते के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्या चीज, एक गीत है फेमस गीत लौरा, लौरा किसके द्वारा लिखा गया, तो लौरा जो फेमस गीत है ये पेट्रॉक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसने लिखा, पेट्रॉक ने लिखा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, ठीक है, क्या कह रहा है आपसे कि दांते की प्रेरक शक्ति थी। ठीक है, दांते की प्रेरक शक्ति क्या थी, इसकी बात कर रहा है, कौन सी थी दांते की प्रेरक शक्ति, क्या आइसिस, आर्टोमिस, सारा, या फिर बियाट्रिस। ठीक है, तो दांते की जो प्रेरक शक्ति थी वो कैसी थी, बियाट्रिस थी। ठीक है, बियाट्रिस थी। अगले बात करें तो मध्यकाल में, ठीक है, मध्यकाल में विश्व की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, मध्यकाल में जो है विश्व की प्रमुख विशेषताएं, ब्रिटिश साम्राज्य की एकता, रोमन चर्च की स्थापना,
लोकतंत्र की स्थापना या फिर उपरोक्त सभी। अब जब भी आप उपरोक्त सभी देखते हैं तो सभी क्या लगा देते हैं, उपरोक्त सभी लगा देते हैं, जो कि क्या होता है आपका गलत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाता है, जो कि गलत हो जाता है। अब इसकी बात करें तो ठीक कौन सा होगा, उपरोक्त सभी तो ठीक होगा नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य की एकता, देखिए ध्यान से समझेंगे, मध्यकाल में विश्व की प्रमुख विशेषता क्या थी, विश्व की प्रमुख विशेषता जो थी रोमन चर्च की स्थापना। ठीक है, क्या, रोमन चर्च की स्थापना, ये प्रमुख विशेषता थी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है आपसे, समझेंगे इस प्रश्न को। ये कहना चाह रहा है कि मध्यकाल की एक विशेषता सामंतशाही व्यवस्था थी, तो दूसरी दूसरी कौन सी थी, है ना। मध्यकाल की एक विशेषता सामंतशाही थी, तो दूसरी कौन सी थी, क्या दूसरी आपकी राजा थी, या दूसरी विशेषता आपकी रोमन साम्राज्य थी, या फिर अगली विशेषता आपकी चर्च थी, या फिर दूसरी विशेषता जो है आपकी क्या थी, उपरोक्त सभी। ये सभी दूसरी विशेषताएं थी। तो इनकी बात कर लेंगे तो एक तो क्या थी सामंतशाही, और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, चर्च हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी हो जाएगी, चर्च हो जाएगी। अब अगर आगे बात करें, कह रहा है मध्यकाल में चर्च के प्रमुख समर्थक। ठीक है, चर्च के प्रमुख समर्थक कौन थे मध्यकाल में, जॉन बर्नार्ड, एक्विनास, सेलिसबरी, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी कौन थे। ठीक है, किसके, चर्च के समर्थक। मध्यकाल में क्या होता है कि चर्च और राजाओं के बीच क्या होता है, थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता है ना। जो चर्चवादी ईश्वरवादी होते हैं, ईश्वरवाद, और जो आपके नैतिकवाद व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। जब आप जो है लॉन्ग प्रश्नों को पढ़ेंगे वहां आपको बताया जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, वहां आप पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बात कर ले, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, तो यहाँ पर बात कर लेंगे। तो मध्यकाल में जो है किसके, चर्च के प्रमुख समर्थक होंगे, कौन होंगे, जॉन बर्नार्ड, बिल्कुल सही बात है। एक्विनास और सेलिसबरी तीनों हो जाएंगे, यानी कि आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी का, और यहाँ पर डी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त सभी वाले सही हो जाएंगे। है देखा आपने, हर जगह उपरोक्त सभी ठीक नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर जगह नहीं होता। ये बात आपको इन दो प्रश्नों से साफ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 24th। ठीक है, 24th क्या कह रहा है प्रश्न संख्या आपसे, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से पोप और राजाओं में, ठीक है, कौन से पोप और राजाओं में आपस में विवाद हुआ था, पोप ग्रेगरी सप्तम, राजा हेनरी चतुर्थ, या फिर पोप बोनीफेक्स अष्टम और फ्रांस का बादशाह फिलिप फेयर, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि किन में हुआ था। ठीक है, कौन से पोप और राजाओं में आपस में विवाद। मैंने आपको बताया था कि पोप जो थे और राजा, इनमें आपसी विवाद हुए थे, तो कुछ लोग पोप के समर्थक हुए और कुछ हुए राजाओं के समर्थक। ठीक है, तो कौन था दोस्तों, आइए देखते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि आपस में विवाद हुआ था, तो पोप ग्रेगरी और सप्तम और राजा हेनरी चतुर्थ, इनमें हुआ था, बिल्कुल सही बात है। पोप बोनीफेकस अष्टम और फ्रांस का बादशाह फिलिप फेयर, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, उपयुक्त दोनों, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, विवाद हुए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आए। तो प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 25 की बात कर लेंगे। ठीक है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है 25 आपसे, ये आपसे कह रहा है कि दुनिया के, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि दुनिया के मामलों की सत्ता, ठीक है, दुनिया के मामलों की सत्ता राज्य अधिकारी पास हो। ठीक है, राज्य अधिकारी पास हो, तथा दूसरी दुनिया के मामलों पर सत्ता किसके पास थी। ठीक है, दूसरी दुनिया के मामलों की सत्ता किसके पास थी, तो इसकी बात करेंगे, राजा के पास नहीं थी, सामंतों के पास, इनके पास भी नहीं थी, उपयुक्त सभी के पास, किसके पास, चर्च के पास। हाँ, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चर्च के पास थी। वो तो उपयुक्त सभी तो वैसे ही गलत हो जाएगा जब चर्च के पास निकल आई। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, ये क्या कह रहा है, ये आपसे प्रश्न संख्या 26 आपसे कह रहा है, किसने कहा विवेकवाद, ठीक है, विवेक दासता की स्थिति से पहुंच गया है, विवेक जो है दासता की स्थिति में पहुंच गया है, ज्ञान का विकास दब गया और राजनीतिक दर्शन की प्रगति रुक गई। गॉटल ने कहा, आदम ने कहा, गियर्क ने कहा, या फिर ब्राइस ने कहा। ठीक है, कौन है जो कहने वाला, तो आप किसे लगाएंगे, गॉटल जो है व्यक्ति, उसने कहा था। ठीक है,
कौन, गैटिल। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो ये क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 27। ये आपसे पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, आइए बात कर लें इसकी। तो किसका विचार है कि मध्यकालीन राजनीतिक, ठीक है, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का, ठीक है, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का उस समय अवसान हो जाता है जब वह सांसारिक और धार्मिक सत्ताओं, ठीक है, सांसारिक और धार्मिक सत्ताओं से, ठीक है, धार्मिक सत्ताओं के संबंध में, सांसारिक और धार्मिक सत्ताओं के संबंध में क्या करता है, किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुकाता है। ठीक है, कर चुकता है। तो कौन, किसने, गॉटेल ने कहा, ब्राइस के द्वारा कहा गया, गियर्क के द्वारा कहा गया, या फिर डर्निंग के द्वारा। ठीक है, ये गा है किसके, या फिर डर्निंग के द्वारा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, किसके द्वारा कहा गया, तो डर्निंग जो है इनके द्वारा ये कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न जो आपसे पूछना चाह रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 28। आइए अब इसे थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, फिर समझते हैं इस प्रश्न को। अब ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। ये कह रहा है मध्य युग मूलतः अराजनीतिक, ठीक है, अराजनीतिक था, किसने कहा, ब्राइस के द्वारा, गियर्क के द्वारा, डर्निंग के द्वारा, गॉटेल के द्वारा। ठीक है, वही ऑप्शन है, मध्य युग मूलतः अराजनीतिक था, मतलब इसमें राजनीति नहीं थी, किसने कहा था। ठीक है, इसकी बात कर लेंगे, किसने कहा था ये, तो ब्राइस के द्वारा कहा गया फ्रेंड्स, किसके द्वारा, ब्राइस के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि किसने कहा मध्ययुग के चिंतन का सार। ठीक है, मध्ययुग के चिंतन के सार, उसका सार्वभौमिकतावाद है। ठीक है, उसका जो है सार्वभौमिकतावाद है, किसने कहा था ये, क्या बारकर कहते हैं, डनिंग कहते हैं, गॉटेल कहते हैं, या फिर गियर कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था ये, तो ये जो है किसके, बारकर के द्वारा कहा गया। ठीक है, ये जो कथन है किसके, बारकर के द्वारा कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि दो राज्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो दो राज्य की अवधारणा ब्राइस के द्वारा, गियर्क के द्वारा, गैटेल, या फिर अगस्टाइन, वही ऑप्शन है। तो अगस्टाइन, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दो राज्य की अवधारणा अगस्टाइन के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हम इसकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 31 प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, 31 प्रश्न की बात करें तो कह रहा है दो तलवारों, ठीक है, दो तलवारों के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था किसने, अगस्टाइन, गैटिल, पोप ग्लेरियस प्रथम, या फिर मैकियावेली। तो दोस्तों जब क्या होता है, राजाओं और पोप के बीच में विवाद होता है, ठीक है, इनके बीच में, राजा और पोप के बीच में विवाद होता है, तो क्या होता है, पोप और राजा दो भाइयों में विवादित हो जाते हैं। पोप अपने अपने मत देते हैं और राजा अपने अपने मत देते हैं, यानी कि कोई बात कहते हैं तो उसके साथ एक तर्क देते हैं। ठीक है, एक तर्क देते हैं, तो ऐसा ही एक तर्क है कि किसका, दो तलवारों का सिद्धांत। ठीक है, किसका, दो तलवारों का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, तो पोप के द्वारा दिया गया था। वो पोप कौन थे, तो ग्लेसियस प्रथम थे, इनके द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत। ठीक है, चलिए जब आप लॉन्ग प्रश्नों को पढ़ेंगे वहां यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है इसे। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 32 क्या कह रहा है, 32 आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आइए देखते हैं। ये कह रहा है किसने कहा कि शीशे की और सोने की चमक में जो अंतर है वही अंतर राजाओं और बिशपों के गौरव में है। अब देखिए, अभी हमने देखा था ना, अभी किसने, पोप के आया था, अब ये राजाओं की तरफ से कही गई एक बात थी। तो किसने कहा था, अगस्टाइन ने इस बात को कहा, ग्लेसियस प्रथम ने कहा, पोप ग्रेगरी सप्तमी। अब पोप ने तो कहा नहीं होगा क्योंकि किसने कहा होगा, चलिए देखते हैं, बात कर लें। अभी हमने देखा ना, कथनों की बात चल रही है, जब क्या हो रहा था कि आपके राजा और पोप के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, मतभेद हो जाता है, तो ये अलग अलग बढ़ जाते हैं और अलग अलग तर्क देते हैं। ठीक है, अलग अलग सिद्धांत देते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, वह उन्हीं में से आपके सामने ये दूसरा सिद्धांत दिया गया है, ये कथन दिया गया है दूसरा। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था ये, चलिए इसकी बात कर लेंगे। तो ये जो है संत एम्ब्रोस जो हैं, इनके द्वारा ये कथन कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, 33। अगला फिर एक कथन दिया गया है,
यह कथन किसका है कि जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है और गुण आकार स्थिति तथा प्रभाव में उसी से हीन होता है, उसी प्रकार राजकीय शक्ति भी अपने वैभव की भव्यता पोप शक्ति से प्राप्त करती है। ये किसने कहा था? अब किसी न किसी पोप ने ही कहा होगा। पोप इनोसेंट तृतीय ने कहा था, पोप ग्रेगरी सप्तमी में कहा था, या फिर सेंट बर्नार्ड ने, या पोप बेनी वोनिफस ने कहा था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये पोप इनोसेंट जो तृतीय थे, इनके द्वारा ये कथन कहा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? पोप इनोसेंट तृतीय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34, इसे देखते हैं। कौन राजसत्ता को उच्च प्रकृति की डकैती के तुल्य मानता है? ग्रेगरी मानता है, एम्ब्रोस मानता है, बर्नार्ड मानता है, या फिर अगस्टाइन मानता है? तो ग्रेगरी जो है राजसत्ता को उच्च प्रकृति की डकैती मानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले। किसने कहा धर्माधिकार? ठीक है, धर्माधिकार राजकीय अधिकार से कैसा है? प्राचीन है, यानी कि पुराना है। क्या चीज? धर्माधिकार राजकीय अधिकार से प्राचीन है, पुराना है। किसने कहा था? ठीक है, कौन कहता है आपका? तो कौन? आनोरियस। ठीक है, आनोरियस हो गया आपका। ऑप्शन ए कौन हो गया? आनोरियस हो गया। ऑप्शन बी आपका कौन हो गया? मार्सिलियो ऑफ पेडुआ हो गया। ऑप्शन डी ग्रेगरी हो गया, और ऑप्शन डी सी दांते हो गया। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? तो आनोरियस जो है इन्होंने कहा था। ठीक है, धर्माधिकार राज के अधिकार से प्राचीन था। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। यह प्रश्न जो है आपका क्या पूछ रहा है? ठीक है, इस प्रश्न की बात कर लेंगे। ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, चलिए तो इसकी बात करेंगे। तो देखते हैं 36, किसने कहा? किसने कहा ईश्वर से डरो? ठीक है, ईश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। किसने कहा? संत बर्नार्ड ने, संत अगस्टाइन ने, संत पीटर ने, या फिर ग्रेगरी ने? किसने कहा था? ठीक है, तो ये जो कथन है ईश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो, संत पीटर कहते हैं। ठीक है, ईश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो, ये कौन कहता है? संत पीटर कहते हैं। ठीक है, संत पीटर के द्वारा कहा गया ये कथन है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ें। तो आगे क्रम की बात करेंगे हम। तो अगले क्रम में हम जब बात करें 80, 30, तो आगे जो है ये जो देखो जी दोस्तों, ये यूनिट आपकी क्या हो रही है? यहाँ पर समाप्त हो रही है। ठीक है, यह यूनिट जो है आपकी यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। ठीक है, अगली यूनिट की बात करेंगे। अगली यूनिट में देखेंगे हम प्रश्नों को। ठीक है, तो मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ।